नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। पंजाब के किसानों ने आज एक बार फिर से दिल्ली कूच का ऐलान किया। शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों का एक जत्था आज दोपहर 12 बजे के आसपास दिल्ली कूच करेगा। किसानों के दिल्ली कूच को रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। सड़कों पर लोहे के कटीले तारों का जाल बिछाया गया। ड्रोन से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही। हालांकि किसान नेता पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहे। तो एक बार फिर से किसानों ने अल्टीमेटम दे दिया है। किसानों की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली कूच वो करेंगे और उनकी अगर जल्दी से जल्दी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे की तस्वीरें जो होंगी उसके सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार होगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि किसान नेता पंडेर की तरफ से पहले ही चेतावनी दी गई है कि अगर इस बार हमें प्रशासन रोकता है दिल्ली कूच करने से तो नैतिक जीत ये हमारी मानी जाएगी। उन्होंने मिलकर आगे की रणनीति तय कर रखी है। कल 12 बजे 101 किसानों मजदूरों का जत्था जिस तरह से पहले दिन पीसफुली ढंग से आगे बढ़ा है उसी तरह से आगे बढ़ेगा। ये तो फिर दोहरे मापदंड जे तुसी जानते हो जानबूझ के भी हल नहीं करते तो तुसी फिर अंदोलन नूं दावा देंदे हो भी किसान मजबूरन होकर अंदोलन करते, इसलिए असीं अंदोलन कर रहे हैं। पैदल भी उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। उनकी केवल एक शांतिपूर्ण मांग कर रहे हैं, वो अपनी एमएसपी पे जो है उनकी मोहर लगा दी जाए और किसानों का कर्जा माफ किया जाए। बिजली में जो बढ़ोतरी, बिजली बिलों में जो बढ़ोतरी कर रहे हैं वो बढ़ोतरी कैंसिल होनी चाहिए। इस प्रकार की 3-4 मेन मांगे हैं। इन मांगों को सरकार ने मानना चाहिए। किसान यूनियन किसी भी बात से नहीं डरती है, ना जेल जाने से डरती है। हम लोग गांधीवादी नीति अपनाने उनका कार्य करते हैं। हम संवैधानिक तरीके से अपना धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमको रोका जाता है, जिस तरीके से हमको आज घेरा गया रात से और हमारे जगह जगह जिले में पदाधिकारियों को पकड़ा बैठा है रखा है, उसका पूर्ण जोर से विरोध करता हूं। अगर इसी तरह के हमारे साथ किया तो डंके की चोट पे कहता हूं, आने वाले 27 में ये भारत लोकतंत्र देश है जो चोट की बोट का असर दिखाएगा और हम करारा जवाब देंगे। INDIA गठबंधन पर ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान दिया। उसके बाद पूरे देश की सियासत गर्म है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर मौका मिला तो वो बंगाल से ही इंडिया गठबंधन को लीड कर सकती है। जिसके बाद अब केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर एक बड़ा हमला करते हुए उसे परजीवी पार्टी तक कह दिया। तो समाजवादी पार्टी भी ममता बनर्जी के समर्थन में उतर आई। आइए सबसे पहले आपको ममता बनर्जी का बयान सुनवाते हैं। আমি তো একটা ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্স তৈরি করে দিয়ে এসেছিলাম। রাখতে পারছেন না তো আমি কি করব? আই এম নট লিডিং দ্যাট ফ্রন্ট। যারা লিডার তাদের এটা দেখা উচিত যে সকলকে ইউনিটি নিয়ে করে ইউনাইটেড করে করার। তারা করুক, এটা আমার আবেদন থাকবো। আমার সাথে অল রিজিওনাল পার্টিজ এন্ড ন্যাশনাল পার্টিজ আই মেনটেন দ্য বেস্ট অফ রিলেশন। তা আপনাকে তো নেতৃত্ব দেওয়া উচিত, কারণ পাচ্ছে না তো, কারণ যে পরিস্থিতি দাঁড়াচ্ছে। বুঝুন অবস্থা, যারে দেখতে নারী তার চলন ব্যাকা, আমাকে দেখতেই পারে না তো আমাকে কি করে এসব কথা বলছেন? তবে আমি দায়িত্ব পেলে এটুকু বলতে পারি, আমি চাই না, আমি বাংলার মাটি ছেড়ে কোথাও যেতে চাই না। এখানেই জন্মেছি, শেষ নিঃশ্বাস এখানেই ত্যাগ করব, কারণ বাংলাটাকে আমি এতটাই ভালোবাসি। আমাকে অন্য কিছু হাতছানি দিয়ে ডাকলেও পাবে না, কিন্তু এটুকু আমি মনে করি যে আমি এখানে বসেও আমি কিন্তু এটা চালিয়ে দিতে পারি। वहीं INDI गठबंधन में मचे आपसी कलह पर बीजेपी भी अब मजे लेने लगी है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस बैसाखियों पर खड़ी है ये कह दिया है। कांग्रेस में अपने दम पर खड़े होने की क्षमता ही नहीं। इस दौरान नड्डा ने कांग्रेस को परजीवी पार्टी भी कहा। सुनिए। समय रहते बच जाओ, और तेलंगाना की जनता को भी बताना चाहता हूं कि समय रहते बच जाओ। ये कांग्रेस पार्टी परजीवी पार्टी है। परजीवी पार्टी, परजीवी पार्टी मतलब आपको मालूम है, जानते हैं परजीवी? इंडिया गठबंधन में नेताओं के बदले हुए सुर के बीच अखिलेश और राहुल गांधी के बीच अब बढ़ती दूरियां इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन चुकी हैं। क्या वाकई अखिलेश यादव राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी के रवैये से नाराज हैं?
पूरी कहानी समझने के लिए आप रिपोर्ट देखिए। इंडिया गठबंधन में नेतृत्व पर बड़ा घमासान, ममता के बाद अखिलेश से कांग्रेस परेशान। যে আমি এখানে বসেও আমি কিন্তু এটা চালিয়ে দিতে পারি। राहुल गांधी से अखिलेश यादव की दूरी, सिटिंग अरेंजमेंट या कोई और मजबूरी? राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद विपक्ष के गठबंधन में जिस तरह से सुर उठने लगे हैं, उससे इतना तो साफ है कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। ममता बनर्जी गठबंधन के नेतृत्व का दावा पेश कर रही हैं। समाजवादी पार्टी और शरद पवार ममता का समर्थन कर रहे हैं। आरजेडी लालू यादव को गठबंधन का असली शिल्पकार बता रही है और रामगोपाल यादव कांग्रेस की क्षमता पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं जी। तो ममता बनर्जी के बयान को किस तरह से देखते हैं? ममता बनर्जी कोई भी कह सकता है कि अच्छा, सब राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं और वो ये देख रहे हैं। संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया। समाजवादी पार्टी के नेता खुलकर राहुल गांधी और कांग्रेस की क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? पिछले महीने तक कांग्रेस के साथ अलायंस करके यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी का अचानक से कांग्रेस से मोहभंग क्यों होने लगा? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या लोकसभा में सिटिंग अरेंजमेंट से अखिलेश यादव कांग्रेस से खफा हैं? क्या लोकसभा में संभल के मुद्दे पर साथ न देने से एसपी कांग्रेस से नाराज है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले दिनों लोकसभा में बदले सिटिंग अरेंजमेंट को और अयोध्या से समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद की सीट बदलने को लेकर खुलकर नाराजगी जाहिर कर चुकी है और संभल के मुद्दे पर भी रामगोपाल यादव कांग्रेस को संसद में मुद्दे को मुखरता से उठाने के लिए नसीहत दे चुके हैं। हालांकि लोकसभा में सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो नियम 4 के अनुसार लोकसभा में सिटिंग अरेंजमेंट होता है। स्पीकर तय करते हैं कि किसे कौन सी सीट अलॉट करनी है। पार्टी पोजीशन के आधार पर भी सिटिंग अरेंजमेंट होता है और सीनियरिटी के आधार पर भी सीट आवंटित की जाती है। सीनियर सदस्यों को आगे की पंक्ति में सीट आवंटित होती है, फिर वो चाहे किसी भी दल के हों। लेकिन अवधेश प्रसाद की सीट बदलने को लेकर समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस से खफा नजर आ रही है और संसद में भी मुद्दों को लेकर दोनों पार्टियों में दो राय देखने को मिल रही है। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर हमले लगातार जारी। एक बार फिर से कट्टरपंथियों ने राजधानी ढाका में एक और इस्कॉन मंदिर को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, हिंदुओं की संस्थाओं और प्रतिष्ठानों को भी जमकर निशाना बनाया जा रहा। सिलहट में डॉक्टर दुकान पर कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया है। हमले का वीडियो पश्चिम बंगाल बीजेपी ने जारी किया, जिसमें बांग्लादेश में डॉक्टर परेश चंद्र दास की फार्मेसी की दुकान पर कट्टरपंथी लूटपाट करते नजर आए। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज बोले हैं कि बांग्लादेश में भी अब जिन्नाह का डीएनए है, हिंदुओं को खत्म करने की साजिश हो रही। तो वहीं रवि किशन ने कहा है कि सनातन के लिए अलग से मुहिम चलाएंगे। बांग्लादेश में कट्टरपंथी हिंदू प्रोफेसर और टीचरों से लगातार इस्तीफा ले रहे हैं। इस बार बांग्लादेश के चट्टाग्राम प्रीमियर यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर अनुपम सेन को दबाव के बाद इस्तीफा देना पड़ गया। कट्टरपंथी छात्रों ने दबाव बनाकर कुलपति को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। डॉक्टर अनुपम सेन सामाजिक विज्ञान के प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं और कई बड़ी पुस्तकों के बारे में भी वो लिख चुके हैं। जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरी, उसके बाद से वहां के अल्पसंख्यक समुदाय के हिंदू कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए। शैक्षणिक संस्थानों में काम करने वाले हिंदू शिक्षक, प्रोफेसर, लेक्चरर्स को कट्टरपंथी लगातार इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कि देश में, दुनिया में मुसलमानों का अगर राष्ट्र के प्रति वही समर्पण है जहां उनकी सरकार है, नहीं तो ये अपना नहीं लगता। उन्हें कुरान के प्रति, उन्हें खुदा के प्रति ही समर्पण होता है। और उन्होंने ठीक ही कहा, क्या पाकिस्तान में जो हिंदू मरे ख़त्म हो गए, किसने मारा? जिन्ना का डीएनए ही तो मारा।
11 तारीख को हम लोग इसके सब गोरखपुर में प्रदर्शन हो रहा, हर जिले में प्रदर्शन संघ द्वारा हो रहा है, आरएसएस के द्वारा, और सारी बजरंग दल हैं, बहुत सारी संस्थाएं एक साथ हैं, सारे सनातनी विचारधारा के लोग, सारे भारतीय 100 करोड़ लोग इस तरह से हर मुहिम में प्रदर्शन करेंगे। और इतना ही नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा को लेकर देश के साधु संतों में भी आक्रोश बढ़ गया। अयोध्या राम मंदिर के महंत सत्येंद्र दास ने इससे बांग्लादेश में हिंदुओं को खत्म करने की साजिश बताया, तो वहीं अखाड़ा परिषद ने सरकार से बांग्लादेश मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। देखिए, वहां की घटना बहुत दर्दनाक है। यहाँ तक कि वहाँ के कट्टरपंथी मुसलमानों के यही उद्देश्य है कि यहाँ से हिंदुओं को, हिंदू मंदिरों को, सबको नष्ट कर दिया जाए और सबको भगा दिया जाए और मार दिया जाए। वो सिर्फ हैं और अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, इतने पे भी वहाँ पर सहन नहीं है दूसरे धर्मावलंबी, जो प्रधान धर्म है वहाँ का, जो प्रधान संप्रदाय है, तो उनको इतने पे भी उनकी सुख शांति से वो रह रहे हैं बिना किसी को तकलीफ दिए, तो भी उनको परेशानी है। तो क्या किया जाएगा इसका? और वो पीड़ित हैं तो दुख तो होगा ही, लेकिन ये है कि वो एकजुट रहेंगे तो वहाँ हिम्मत एक दूसरे को देते रहेंगे। बात बिहार की करेंगे। पटना पुलिस ने शनिवार को कोचिंग संचालक खान सर के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर केस दर्ज किया। खान सर पर सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अफवाह फैलाने, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश करने, पुलिस की छवि धूमिल करने का आरोप है। शनिवार को फीवर और डिहाइड्रेशन की वजह से खान सर अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल में इलाज करा रहे ये हैं पटना के चर्चित कोचिंग संचालक खान सर। अलग अंदाज में पढ़ाने की वजह से चर्चित खान सर कुछ दिनों पहले सीएम नीतीश से मुलाकात की वजह से चर्चा में आए थे। एक बार फिर खान सर चर्चा में हैं और वजह है शुक्रवार को छात्रों के समर्थन में गर्दनी बाग जाना और उनके ऑफिशियल एक्स अकाउंट से गिरफ्तारी की अफवाह उड़ाने का आरोप। पटना पुलिस ने शनिवार को कोचिंग संचालक खान सर के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर केस दर्ज कर लिया है। खान सर पर सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अफवाह फैलाने, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश करने और पुलिस की छवि धूमिल करने का आरोप है। पटना पुलिस के अनुसार खान सर के एक पोस्ट पर उनकी गिरफ्तारी की अफवाह फैलाई गई, जिससे पटना पुलिस की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई। खान सर के कोचिंग संस्थान की तरफ से सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट किया गया है। पोस्ट में लिखा है, प्रिय छात्र, आपको ये सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि खान सर को बीपीएससी की नोटिफिकेशन जारी होने के तुरंत बाद रिहा कर दिया गया है और उनकी सेहत अब स्थिर है। खान सर ने हमेशा छात्रों के हितों का समर्थन किया है और आगे भी करते रहेंगे। बीपीएससी की नोटिफिकेशन इस बात का सबूत है कि सच हमेशा विजयी होता है और छात्रों के कल्याण से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप सभी के समर्थन और विश्वास के लिए धन्यवाद। छात्रों की जीत, बिहार की जीत। यही तो सूचना है, इसी के बारे में तो आपसे कंफर्मेशन लेना था राजीव जी। हम तो बोल तो रहे हैं कि अफवाह है। न्यूज 18 से बातचीत में पटना के एसएसपी ने साफ साफ कह दिया था कि खान सर को न तो हिरासत में लिया गया है और न ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में सवाल है कि खान सर के ऑफिशियल अकाउंट से गिरफ्तारी के बाद क्यों लिखी गई। सवाल है कि क्या कोचिंग छोड़कर खान सर नेता बनना चाहते हैं। सवाल ये भी है, जब बीपीएससी की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की कोई बात ही नहीं है तो फिर खान सर को कंफ्यूजन कैसे हो गया। पुणे इलाके में एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आग लगने से हर तरफ सिर्फ धुआं नजर आया, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि हादसे में किसी भी तरीके के हताहत होने की खबर नहीं है। गुजरात के अहमदाबाद में बैंक मैनेजर और कस्टमर के बीच टीटीएस काटने को लेकर जमकर मारपीट हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जानकारी के मुताबिक यूनियन बैंक की प्रेमचंद नगर ब्रांच में टीटीएस मुद्दे पर कस्टमर और ब्रांच मैनेजर के बीच तीखी बहस हुई। देखते ही देखते दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई।
और मुंबई में एक बार फिर से पोर्शे कार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार सवार ने पार्किंग में खड़ी 4 मोटरसाइकिलों को रौंद दिया। हादसे में वहां पर मौजूद लोगों की जान तो बाल-बाल बच गई, लेकिन हालात काबू में नहीं थे। बताया गया है कि कार सवार 19 साल का लड़का था। कार में उसका दोस्त भी मौजूद था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। कार जब्त की गई। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई की हैं, जो सीसीटीवी में कैद हो गई थी पास ही में लगे। और आप देख सकते हैं, ये देखिए किस तरीके से कार आती है और वाहनों को कुचलती हुई निकल जाती है। यहाँ पर बताया जा रहा है पार्किंग में कुछ बाइक्स खड़ी हुई थी और उनको तेजी से कुचल देती है। और उसके बाद जब टक्कर होती है तो कार से 3 युवक जो है निकलते हुए नजर आते हैं। ये घटना मुंबई की है और ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। अब इसी के आधार पर जांच की जाएगी पुलिस की तरफ से। लॉरेंस गैंग से जुड़ा एक ऐसा जोकर सामने आया है जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के सारे राज खोल सकता है। जयपुर पुलिस का दावा है लॉरेंस का गैंगस्टर जोकर जेल से ही ऑस्ट्रेलिया से लेकर कनाडा तक कोहराम मचाए हुए है। अब पुलिस इस जोकर से बाबा सिद्दीकी मर्डर, सलमान को धमकी से जुड़े राज उगलवा रही है। अंडरवर्ल्ड जोकर ने खोले लॉरेंस के राज। लगता है अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक गुनाह का खुलासा उसी के गैंग का एक ऐसा जोकर खोलने जा रहा है। कौन है वो जोकर जिसे पता है लॉरेंस के सभी राज? कौन है वो जोकर जिसे पता है बाबा सिद्दीकी के मर्डर का प्लान? कौन है वो जोकर जिसे पता है सलमान को धमकी देने वाले का नाम? हम आपको लॉरेंस गैंग के जोकर की पूरी कहानी और उसकी वारदात से जुड़े हर राज बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि यह जोकर पुलिस की गिरफ्त में कैसे आया। जयपुर पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये बदमाश आम अपराधी नहीं, लॉरेंस गैंग के शूटर हैं। लेकिन इनमें सबसे खास है काले और पीले जैकेट में खड़ा ये बदमाश। इसका नाम है राजेंद्र सिंह, जिसे लॉरेंस गैंग में जोकर के नाम से जाना जाता है। लेकिन आप इसके नाम पर मत जाइए। लॉरेंस गैंग को यही बदमाश राजेंद्र उर्फ जोकर ऑपरेट कर रहा था, वो भी भटिंडा जेल से। जोकर की क्राइम कुंडली के पर्दाफाश से पहले जान लेते हैं कि आखिर जयपुर पुलिस कैसे पहुंची इस गैंगस्टर तक। जयपुर में कुछ व्यापारियों को लॉरेंस और रोहित गोदारा के नाम से रंगदारी की धमकियां मिल रही थी। इसी सिलसिले में जयपुर की संजय नगर थाना पुलिस ने जयपुर के ही एक बदमाश योगेश को गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ के आधार पर उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया। लॉरेंस गैंग के इन गुर्गों से पूछताछ में नाम आया माया मैडम उर्फ मैडम माया का। माया उर्फ सीमा मल्होत्रा उर्फ रेनू दिल्ली की रहने वाली है। इस गैंग से पूछताछ हुई तो बड़े खुलासे हुए हैं। पता चला है कि इस गैंग को भटिंडा जेल से ऑपरेट किया जा रहा था और इसे कोई और नहीं बल्कि राजेंद्र सिंह उर्फ जोकर नाम का बदमाश चला रहा था। जोकर को जयपुर लाकर पूछताछ शुरू हो चुकी है और अब जोकर लॉरेंस के राज खोल रहा है। जो भी ऐसे मुकदमे हो रहे हैं, हमारे ब्रह्मपुरी में भी एक रंगदारी का मुकदमा है जिसमें भी हम इनको ले रहे हैं, जिसमें इन्होंने एक व्यापारी को धमकी भरा मतलब फोन किया है पैसे मांगने के लिए। तो ये जो इनके फुट सोल्जर्स हैं, जो नीचे लड़के हैं, इनसे ये यही काम लेते हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ से पता चला है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग में राजेंद्र सिंह उर्फ जोकर का कद काफी ऊंचा है। अभी तक जो पता चला है उसे देखकर ऐसा लगता है कि लॉरेंस गैंग का मास्टरमाइंड जोकर ही है। वारदात और शिकार पर हमला करने से पहले जोकर गैंग के टॉप गैंगस्टर से सीधा जुड़ा हुआ है।
दावों के मुताबिक लॉरेंस गैंग में जोकर सबसे पहले रोहित गोदारा को शिकार और वारदात के बारे में बताता है। उसके बाद विदेश में बैठे गोल्डी बरार को अपने मिशन के बारे में बताता है और आखिर में या तो अनमोल बिश्नोई या फिर लॉरेंस बिश्नोई को टारगेट या होने वाली वारदात के बारे में बताता है। भी पूछ रही थी, तुम कोई राजस्थान के व्यापारी का नाम बताओ जिसको फिर मैं गोदारा से या इधर से कॉल करवाऊंगी और उनसे हम आगे फिरौती मांगेंगे। तो इस तरह से ये इनको यूज करते हैं। अवैध हथियारों को रखने वालों और लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ गैंग द्वारा आए दिन व्यापारियों को धमकी देकर फिरौती के लिए आने वाले कॉल्स तक पहुंचने के लिए जयपुर पुलिस लगातार काम कर रही थी। इस दौरान 3 बदमाश हथियारों के साथ गिरफ्तार हुए। पूछताछ में पता चला कि जयपुर के व्यापारियों को रोहित गोदारा द्वारा फिरौती के लिए धमकी देने के लिए नंबर उपलब्ध करवाने से लेकर वसूली तक सब कुछ जोकर जेल से करवा रहा था। माया मैडम से जयपुर पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो लॉरेंस गैंग की पूरी क्राइम कुंडली खुलने लगी। 50 साल की मैडम माया अक्षय कुमार के फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी की मैडम माया की तरह हैं। माया मैडम शूटर्स को फायरिंग और हत्या के आदेश से लेकर धमकी के बाद वसूली के काम से जुड़ी थी। लीगल एड की आवश्यकता हो तो ये वकील है, उनसे कोऑर्डिनेट करती है। इसका जेल वगैरह में भी छोटी मोटी कोई मदद हो तो, और सचिन इनके साथ में रहता है। और दूसरे जो और भी कई लोग जो कि बदमाश वहाँ पंजाब और हरियाणा के हैं, जिनमें गोल्डी बराड़ है, उसका जीजा है, संपत नेहरा है। दरअसल लॉरेंस गैंग इस वक्त भारत में सबसे बड़ा आपराधिक गैंग है। इस गैंग में 700 शूटर हैं। गैंग के कई नामी गैंगस्टर विदेश में हैं या जेल में। लॉरेंस गुजरात की साबरमती जेल में है। लॉरेंस का भाई अनमोल अमेरिका की कैलिफोर्निया पुलिस की हिरासत में है, तो रोहित गोदारा इस वक्त इटली में है। गोल्डी बरार भी विदेश में है। खुद जोकर पंजाब की भटिंडा जेल में बंद है, लेकिन भारत में ऑपरेशन का काम वही करता है। हालांकि जोकर से पूछताछ जारी है। इस गैंग को लेकर और परतें खुलने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि क्या पुलिस लॉरेंस के जोकर राजेंद्र सिंह से राज उगलवा पाती है या नहीं। खबर अलवर से है, जहां सरिस्का में पर्यटकों को युवा बाघ की लगातार साइटिंग हो रही। 6 साल का बाघ ST21 सरिस्का में सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला बाघ है। ऐसे में एक बार फिर से घाड़का इलाके में एक पेड़ पर निशान बनाते हुए नजर आया। सरिस्का के मुख्य वन संरक्षक संग्राम सिंह कटियार ने फोटो क्लिक किया। पर्यटकों ने बाघ की साइटिंग होने पर जिप्सी सवारी के दौरान सेल्फी ली। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें कई दिनों से लोगों को देखने को मिल रही हैं। ये युवा बाघ है बताया जा रहा है, जो लोगों को दिख रहा है। और एक बार फिर से इसको जब देखा गया लोगों के जरिए, उन्होंने इसको अपने कैमरे में कैद कर लिया। जो तस्वीरें अब वायरल भी हो रही हैं, खासकर सबसे ज़्यादा ये तस्वीरें पर्यटकों को लुभा रही हैं जो बाघ के दीदार करने के लिए सरिस्का में जाते हैं। बताया जा रहा है तस्वीर तब क्लिक की गई है बाघ ST21 की, जब वो चहलकदमी करता हुआ एक पेड़ पर अपने पंजे से निशान बना रहा था। इसी दौरान वहां मौजूद एक शख्स ने इसका फोटो खींच लिया, जो अब सामने आया है। अलवर से ये खबर है। तो बाघ ST21 की एक खूबसूरत तस्वीर पर्यटकों ने अपने कैमरे में क्लिक की है। बताया जा रहा है पर्यटक सरिस्का में बाघ को देखने के लिए ही जाते हैं, और जब उन्हें बाघ दिख जाते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी उनके चेहरों पर देखने को मिलती है। और ऐसी तस्वीरें एक बार फिर से उन्हें देखने को मिली और उनका उत्साह 7वें आसमान पर था। बारा शहर में फर्जी चिटफंड कंपनी लोगों का करोड़ों रुपया लेकर फरार हो चुकी है। इस BMC कंपनी में निवेश करने वाले लोगों को जब इस बात का पता चला तो लोगों ने कंपनी के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर है बारा शहर के एक निजी स्कूल की, जहां पर सड़क पर बिखरी टूटी कुर्सियां और बिखरी हुई पर्चियां लोगों के गुस्से की गवाही दे रही हैं। BMC कंपनी में निवेशित लोगों ने शनिवार को कंपनी के ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की। जब कंपनी का पोर्टल बंद होने की सूचना निवेशकों को लगी तो एकाएक गुस्सा फूट पड़ा। शहर की एक निजी स्कूल की निदेशक सोनिया कंपनी में डायरेक्टर बताई जा रही हैं। कोई BMC नाम की कोई कंपनी खोली थी किसी ने, वो कोई लिंक भेजती थी लोगों को और चेन सिस्टम चला रखा था, तो उसमें कुछ ज्यादा प्रॉफिट देती थी लोगों को। तो लोग अपने क्या है कि लोभ में आकर के उसमें जुड़ गए और फ्रॉड थी कंपनी।
अंबेडकर सर्कल पर स्थित बीएमसी इंडिया लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वहीं शहर के एक निजी स्कूल की निदेशक सोनिया कंपनी में डायरेक्टर बताई जा रही हैं, जिसने लगभग 3000 लोगों के करीब 20 करोड़ रुपए इस कंपनी में इन्वेस्ट करवाए। मसलन कंपनी ऑनलाइन आईडी बनाकर लोगों की 5800, 19,000 और 1 लाख तक की राशि से आईडी बनाई जाती थी, जिसके बाद उन्हें कंपनी के ऐप में प्रोडक्ट्स को लाइक करने के बदले में पैसे दिए जाते थे। साथ ही लोगों को बम्पर ड्रॉ में बड़े बड़े गिफ्ट का भी लालच दिया जा रहा था। शुरुआत में लोगों ने इस कंपनी से पैसा कमाया, लेकिन बीते 15 दिनों से लोगों के खातों के पैसे विथड्रॉ नहीं हो रहे थे। इस बात का पता लगने पर निवेशकों का गुस्सा फूट पड़ा। लेके आई थी इसको, तो कोई लिंक था, तो वो इसने बोला कि इस पे इन्वेस्ट करो, इसको बड़ा पैसा मिलता है इसमें। तो हमने इन्वेस्ट कर दिया पैसा मैडम के कहने के मुताबिक। और जब आज लिंक खोला तो उसमें लिंक ही गायब है, उसमें लिंक ही नहीं खोल रहा हुआ। वहीं यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।